नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वरुण प्रभा और स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का अपने चैनल पे। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं HbA1c टेस्ट के बारे में। जो ये HbA1c होता है, ये बेसिकली हेमोग्लोबिन होता है जो कि ग्लूकोज के साथ कंबाइन हुआ होता है, तो इसको ग्लाइकेटेड हेमोग्लोबिन कहते हैं। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो हेमोग्लोबिन होता है आरबीसी में, वो ऑक्सीजन कैरी करने का काम करता है और जब उसमें ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो हेमोग्लोबिन ग्लूकोज के साथ कंबाइन करके ग्लाइकेटेड हेमोग्लोबिन बनाता है। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ये टेस्ट क्या होता है, ये कैसे किया जाता है, ये किन किन कंडीशंस में एडवाइस किया जाता है और इसके करवाने के क्या फायदे हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका कोई भी अपडेट मिस ना हो और आपके तक मैं ऐसे ही अलग अलग मेडिकल इन्वेस्टिगेशंस और उनसे जुड़ी जानकारियां पहुंचाती रहूं। तो जैसे कि हमने बात किया HbA1c मतलब कि ग्लाइकेटेड हेमोग्लोबिन। ये जो होता है जैसा कि हम जानते हैं कि आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है, मतलब उसका एक लाइफ स्पैन होता है 90 to 120 डेज का। तो ये कहीं 3 से 4 महीना रफली टाइम पीरियड होता है। तो उस दौरान एक लंबा टाइम पीरियड है, तो उस दौरान में जो शुगर का कंट्रोल है, उस ड्यूरेशन का कंट्रोल HbA1c टेस्ट से हम जान सकते हैं। तो मतलब इसको अगर हम सिंपल शब्दों में समझें कि जो ये टेस्ट है, ये पिछले 3 महीने का, करीब 3 महीने का ऑन एवरेज शुगर कंट्रोल बताता है। ठीक है? तो एक बहुत ज़्यादा यूजफुल टेस्ट है ये डायबिटीज़ को जानने के लिए, उसकी मॉनिटरिंग के लिए और प्री डायबिटिक कंडीशंस को भी पहचानने के लिए। तो अब समझते हैं कि ये टेस्ट कैसे किया जाता है। तो ये जो टेस्ट है, ये नॉर्मल ब्लड टेस्ट ही है। इसमें भी ब्लड को लिया जाता है, ब्लड के सैंपल से टेस्ट किया जाता है। इसके 3-4 तरीके हैं, लेकिन जिसमें से HPLC जो होता है, हाई मेथड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देता है। ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, तो इसी से हमको ये अपना टेस्ट करवाना चाहिए। अच्छा, इसको किन किन कंडीशंस में करवाया जाता है, डॉक्टर हमें ये टेस्ट कब कब करवाने की सलाह देते हैं। तो अगर कि डायबिटीज़ हमें लगता है कि उसके कोई लक्षण दिख रहे हैं डॉक्टर को, जैसे कि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, या फिर यूरिनेट करने की अर्ज बहुत ज़्यादा हो रही है, उन कंडीशंस में ये टेस्ट करवाने की सलाह दी जाती है। उसके अलावा अगर डायबिटीज़ हमारा डायग्नोज्ड है तो उसकी मॉनिटरिंग के लिए भी इस टेस्ट की सलाह दी जाती है। और उसके अलावा अगर जो प्री डायबिटिक कंडीशन होता है, प्री डायबिटिक कंडीशन मतलब कि एट प्रेजेंट तो डायबिटीज़ नहीं है पर फ्यूचर में डायबिटीज़ होने का खतरा है, वो जांचने के लिए कि फ्यूचर में वो डायबिटीज़ हो सकता है या नहीं, उस कंडीशन को जांचने के लिए भी ये टेस्ट करवाया जाता है। उसके अलावा कुछ रिस्क फैक्टर्स भी हैं जिनके लिए ये टेस्ट एडवाइस किया जाता है, जैसे कि अगर जो मरीज़ है उसको ओवरवेट है, वो बहुत ज़्यादा मोटापा है, ओबेसिटी है, या फिर हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, हार्ट से रिलेटेड कोई दिक्कतें हैं, या फिर फैमिली हिस्ट्री है इस चीज़ की कि परिवार में किसी को डायबिटीज़ ऑलरेडी है। और प्रेगनेंसी के दौरान भी जैसे ही पता चलता है कि प्रेगनेंसी ठहरी है, ये टेस्ट करवाना चाहिए ताकि हमें प्री डायबिटिक कंडीशंस के बारे में पता चल सके कि मदर को आगे डायबिटीज़ होने का खतरा तो नहीं है और बच्चे को किसी भी होने वाले नुकसान से भी बचा सकें। अच्छा, और इस टेस्ट को करवाने के लिए कोई स्पेशल प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। ये इस टेस्ट को करवाने का एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी है। अब हम समझ लेते हैं इसके नॉर्मल वैल्यूज़ और उसके रेंज के बारे में। तो ये एक परसेंटेज वैल्यू है। तो इसमें जो नॉर्मल वैल्यू होता है वो 5.7% है। अगर 5.7% इसकी वैल्यू आ रही है मतलब कि नॉर्मल है और डायबिटीज़ नहीं है। लेकिन 5.7 से 6.4 के बीच में अगर आ रहा है तो ये प्री डायबिटिक कंडीशन है, मतलब कि एट प्रेजेंट डायबिटीज़ नहीं है पर हाँ इन फ्यूचर डायबिटीज़ होने का खतरा ज़रूर है। और अगर ये 6.5 या उससे ज़्यादा है तो डायबिटिक है, पेशेंट को डायबिटीज़ है। ये बहुत ज़्यादा सीवियर सिचुएशन होती है, यहाँ पे हमें ध्यान देना ज़रूरी होता है और हमें अपना ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी शुरू करवाना चाहिए इस कंडीशन में, और बाकी जो मॉडिफिकेशंस होते हैं वो सारे भी करने चाहिए। अच्छा, ये जो HbA1c का जो टेस्ट स्कोर आया, ये डायरेक्टली इन्फॉर्म करता है कि ब्लड शुगर लेवल कैसा है। अगर ये बढ़ा हुआ है तो ब्लड शुगर भी बढ़ा हुआ है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, जब डायबिटीज़ के बारे में सस्पेक्ट करते हैं डॉक्टर तो पहले आपका फास्टिंग और पीपी जो होता है टेस्ट ब्लड शुगर के लिए वो करवाते हैं। अच्छा, वो अगर पॉजिटिव आता है तब ये टेस्ट के लिए भी कहा जाता है। अच्छा, अगर ये प्री डायबिटिक हमारी वैल्यूज़ आई हैं
तो उसमें हमें ये मेंटेन करना है कि आगे वो डायबिटीज़ में कन्वर्ट ना हो। और अगर वैल्यूज़ बताती हैं कि डायबिटीज़ है, तो उसके लिए तुरंत मेडिकेशन और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन स्टार्ट करना चाहिए। तुरंत हमें अपना ब्लड शुगर कैसे कंट्रोल करना है, ये सारी मेजरमेंट्स लेने चाहिए। अच्छा, अब जैसे कि डायबिटीज़ हमें कंफर्म आ गया है, तो अब उसकी हमें मॉनिटरिंग के लिए भी ये टेस्ट 3 to 6 मंथ्स पे रिपीट करना होगा। अब जब ये करते हैं तो उसमें हम शुगर के कंट्रोल को पिछले 3 महीने के तो नॉर्मली देख ही पा रहे थे, वैसे भी अब हमें ये पता चलेगा कि हम किस तरह से अपनी शुगर लेवल को कंट्रोल कर रहे हैं, जो मेडिसिन्स हैं वो क्या हेल्प कर रही हैं या नहीं। तो इसमें जो होता है, ये 3 स्टेजेस में इसको डिवाइड करते हैं कंट्रोल को, जो होता है वो। एक पहला होता है गुड, दूसरा होता है मॉडरेट और तीसरा होता है पुअर। तो जो गुड कंट्रोल है वो 6.3 to 7.4 होता है, और जो मॉडरेट होता है वो 7.4 to 9% होता है। और वहीं पे अगर ये वैल्यू 9% से भी ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये पुअर कंट्रोल में आती है और ये खतरे की घंटी बजाती है। यहाँ पे हमें ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जब ये वैल्यू बढ़ जाती है, यहाँ तक पहुँच जाती है, तो ये हमारे शरीर के बाकी फंक्शनिंग को भी इन्वॉल्व करने लगती है, उसको हार्म करने लगती है, शरीर के दूसरे अंगों को भी हार्म करना शुरू कर देती है। और एज अ रिजल्ट हमें रेटिनोपैथी हो सकता है, अंधापन हो सकता है, उसके अलावा न्यूरोपैथी हो सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, किडनी डैमेज हो सकता है, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ हो सकता है, नमनेस हो सकता है कि सुन्न पड़ जा रहा है शरीर के कुछ हिस्से, या फिर जो चोट लग रही है, जो घाव हो रहा है वो जल्दी भर नहीं रहा है। ये सारी दिक्कतें होने का खतरा बढ़ जाता है। अच्छा, तो अब ये समझते हैं कि ये टेस्ट की कुछ लिमिटेशंस भी हैं कि नहीं है। तो हाँ, इस टेस्ट की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो 3 महीने का कंट्रोल बताता है, और उसका जो रीज़न है कि ये आरबीसी के सरफेस से इस टेस्ट को किया जा रहा है। हेमोग्लोबिन वहाँ पे ग्लूकोज से अटैच करता है और फिर ये रिज़ल्ट हमें दे रहा है। तो जहाँ पे भी जिस भी कंडीशन में आरबीसी का नंबर घट रहा है या बढ़ रहा है, वो सारे कंडीशंस इस टेस्ट को उसकी रिज़ल्ट को, उसकी वैल्यूज़ को ऑल्टर करेंगे। जहाँ पे भी मतलब आरबीसी का कुछ भी उसमें डिफरेंस आ रहा है, जैसे कि कोई अनीमिया है, कोई थैलेसीमिया है, कहीं पे किसी कारण से ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो गया, कोई मेजर सर्जरी हुई है, ब्लड लिया है या फिर ब्लड दिया है, मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया है, या फिर इस तरह की कोई भी कंडीशन है जहाँ पे आरबीसी के नंबर में ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये टेस्ट को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। अच्छा, इस टेस्ट को करवाने के क्या-क्या फ़ायदे हैं? इस टेस्ट से हमें पता चल सकता है कि प्री डायबिटिक कंडीशंस हैं या नहीं, डायबिटीज़ होने का खतरा है या नहीं। डायबिटीज़ की मॉनिटरिंग बहुत अच्छे से इससे हो जाती है, प्लस ये एक्यूरेट टेस्ट है, और उसके अलावा इसमें फास्टिंग की भी ज़रूरत नहीं है, किसी भी टाइम इस टेस्ट को करवा सकते हैं। साथ ही साथ एक ही इसका नुकसान है कि ये आरबीसी के अगर ऑल्टरेशन है तो ये उसको डायरेक्टली अफेक्ट करता है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ मैं यहाँ पे आपको कि जो ये टेस्ट है HbA1c और ब्लड शुगर के जो बाकी टेस्ट होते हैं फास्टिंग और पोस्टप्रेंडियल, ये दोनों डिफरेंट है, क्योंकि ये जो आपको पहला वाला देता है HbA1c जो टेस्ट रिजल्ट देता है, ये एक लॉन्ग ड्यूरेशन का देता है, 3 से 4 महीने का कंट्रोल बताता है आपके शुगर का, और इसको 3 से 6 महीने पे रिपीट करते हैं। लेकिन जो बाकी टेस्ट हैं वो एट अ सर्टेन पॉइंट एक स्पेसिफिक टाइम का रिजल्ट देते हैं कि मान लीजिए मुझे आज का रिजल्ट चाहिए तो हम उससे आज का रिजल्ट लेते हैं। लेकिन जो दूसरा हमारा टेस्ट है HbA1c, वो 3 से 4 महीने का कंट्रोल हमें बताता है। अच्छा, मान लीजिए कि अगर ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है तो उसको किन तरीकों से हम कम कर सकते हैं? तो मेडिसिन्स जो कि डॉक्टर हमें देंगे उसको हमें मानना है, और वो सारी दवाइयाँ रेगुलरली हमें लेनी है। उसके अलावा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इस बीमारी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जिसमें कि हमें अपनी डाइट को कंट्रोल करना होगा, हमें वेट को कंट्रोल करना होगा, एक्सरसाइजेज करनी होंगी, और ये सारी रूटीन्स को डेली फॉलो करना होगा। और इसके अलावा भी आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन है या फिर सुझाव हैं, तो आप हमसे हमारे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।